नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कल दिल्ली में भूकंप के झटके जब महसूस किए गए तो लोग डर गए, सहम गए। कोई ऑफिस में था तो बाहर निकल आया और घरों में थे तो बाहर की तरफ भागे। दिल्ली एनसीआर में इन भूकंप के झटकों से लोग हिल गए, कांप गए और डर गए। हालांकि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। 3.5 तीव्रता इस भूकंप की आंकी गई, मापी गई। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी और राहत की बात है। कोरोना की वजह से लोग घरों में कैद हैं, लेकिन जब घर में बैठे बैठे भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग समझ ही नहीं पाए कि वो करें क्या। सवाल ये कि क्या ये किसी आने वाले बड़े भूकंप की दस्तक है? क्या दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? इसी पर चर्चा हम करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ अगले आधे घंटे जुड़े रहेंगे। और साथ ही साथ आपको जानकारी ये भी दे दूं, उन खास मेहमानों में प्रोफेसर चंद्रशेखर दुबे भी हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ होंगे, पूजा भाटिया हमारे साथ होंगी और प्रशांत कपूर एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ होंगे। और जानकारी आपको दे दें कि प्रशांत कपूर जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके जरिए पहले ही बता दिया गया था, चेता दिया गया था कि 11 तारीख को भूकंप के झटके महसूस देश करेगा। दिल्ली एनसीआर के इलाके भूकंप के झटकों से हिलेंगे। लेकिन सवाल ये कि 11 की जगह हालांकि 12 को ये झटके महसूस किए गए। कल शाम ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन हम प्रशांत कपूर से ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस तरीके का पूर्वानुमान कहता क्या है। क्या आगे भविष्य में कोई बड़े भूकंप के झटके हम झेलने तो नहीं वाले हैं? भले ही दिल्ली में आए इस भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन ये छोटा झटका किसी बड़ी तबाही के संकेत तो नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि जल्द ही दिल्ली में एक बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर को बड़ा खतरा हो सकता है। और इसके बाद रविवार को आए इस हल्के भूकंप ने भविष्य में आने वाले भूकंप की आशंका को और भी ज्यादा मजबूती दे दी है। फरवरी में देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि देश का एक बड़ा हिस्सा भयानक भूकंप की जद में आ सकता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर आईआईटी कानपुर की रिसर्च कहती क्या है। इसे जरा गौर से समझने और जानने की जरूरत है। आप ये जो हिस्सा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये दिल्ली से शुरू होकर, राजधानी दिल्ली से शुरू होकर बिहार तक आगे जाता है। यानी कि दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक कभी भी कोई भी बड़ा भूकंप का झटका आ सकता है, जिससे हो सकता है कि जानमाल का नुकसान भी हो। हालांकि अध्ययन में यह कहा गया है कि जो भूकंप दिल्ली से बिहार के बीच में आएगा वो रिक्टर पैमाने पर 7.5 से लेकर 8.5 तक की तीव्रता रखेगा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? कल जो हमने भूकंप के झटके महसूस किए वो 3.5 रिक्टर स्केल पर नापे गए और जिसके झटके हमने महसूस भी किए। आप समझिए कि इसके दोगुने से भी ज्यादा यानी 7.5 और 8.5 रिक्टर स्केल पर तीव्रता रखने वाले अगर भूकंप के झटके आ जाएं इन तमाम इलाकों में जिन राज्यों का जिक्र मैंने किया, तो हालात क्या होंगे? इस बीच सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने बताया कि इस दावे के पीछे भी एक बड़ा अध्ययन है। हमने पता करने की कोशिश की। हमें पता है कि पिछले 500 सालों में गंगा के मैदानी इलाकों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है और ऐसे में ये तमाम वैज्ञानिक ये कयास लगा रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह के बड़े भूकंप के झटके अगले आने वाले दिनों में महसूस हम कर सकते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में इस वक्त आईआईटी कानपुर की टीम जमीन खोदकर परतों के जरिए ये अध्ययन कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि गंगा के मैदानी इलाकों में अब तक किस स्तर के भूकंप आए हैं और आने वाले दिनों में खतरा कितना बड़ा हो सकता है। रामनगर में जो खुदाई इस वक्त चल रही है उसमें 1505 और 1803 में आए, यानी कि 1505 और 1803 में आए भूकंप के अवशेष लगातार मिल रहे हैं, जिस पर रिसर्च वैज्ञानिकों की टीम कर रही है। इसीलिए आईआईटी कानपुर की टीम अपने अध्ययन को और ज्यादा बढ़ा रही है ताकि भूकंप के सही अंतराल और असर का पता किया जा सके। आप समझ रहे हैं, 3.5 तीव्रता के जो भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर मापे गए, उसके झटकों से लोग हिल गए, डर गए, अपने घरों से निकल आए, अपने ऑफिस से बाहर निकल आए। और ऐसे में इन बड़े भूकंप के झटकों का जो अनुमान वैज्ञानिक लगा रहे हैं कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आईआईटी कानपुर के अध्ययन के मुताबिक 1885 से 2015 तक देश में 7 बड़े भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं और इन सब की तीव्रता जैसे मैंने कहा कि 7.5 से 8.5 के बीच में थी, यानी कि बड़ी तबाही।
आईआईटी कानपुर की टीम शहरी प्रशासकों, बिल्डर्स और आम लोगों को जागरूक करने के लिए देश में सक्रिय भूकंप फॉल्ट्स का मैप भी तैयार कर रही है, जिससे पूर्वानुमान लगाया जा सके और ये सटीक हो। इस मैप से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी फॉल्ट लाइन ज्यादा सक्रिय है और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि भूकंप फॉल्ट लाइन से कितना ज्यादा करीब है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, ये आप और हम सिर्फ अंदाजा भर लगा सकते हैं। रामनगर जिस फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है, आप समझेंगे, और जिस तरीके से उसे कालाडूंगी फॉल्ट नाम दिया गया है, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि फॉल्ट लाइन के आसपास 1505 और 1803 में आए भूकंपों के सबूत भी मिले हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना तक का इलाका बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। किसी भी बड़े भूकंप का 300 से 400 किलोमीटर की परिधि में असर दिखना साधारण है, ये होगा ही। और अगर छोटा भूकंप भी आता है तो इसकी कंपन काफी दूर तक महसूस की जाएगी। गंगा के मैदानी इलाकों की मिट्टी मुलायम है और कंपन होने पर ये धंस सकती है। आप समझिए कि कोई ऐसा भूकंप जिसमें धरती अगर धंस जाए तो नुकसान कितना बड़ा और कितना बड़े स्तर पर हो सकता है। भारतीय और तिब्बती प्लेटों की फॉल्ट लाइन पर निगरानी करने के लिए सरकार 20 स्थायी जीपीएस स्टेशन भी बना रही है। ये भी हो सकता है कि इन केंद्रों में भूकंप मापी यंत्र भी लगाए जा सकें, जिससे कि एहतियातन पहले से कुछ इंतजाम हो सके, बड़े नुकसान को कम किया जा सके या फिर बचा जा सके। आपने ये तो जान लिया कि वैज्ञानिकों का किस तरीके से आंकना है, अनुमान है और किस तरीके से नुकसान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए आपको तमाम हमारे गेस्ट से बातचीत हम करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अनुमान फिलहाल लगाए जा रहे हैं। और इसी पर बातचीत के लिए सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। इससे पहले भी आपसे कई बार चर्चा हो चुकी है। आप पहले से पहले पूर्वानुमान जब लगाते हैं तो उसके बारे में डिटेल्ड वे में समझाते भी हैं। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप समझाएं, कल शाम जो झटके हमने महसूस किए, क्या वो किसी बड़े भूकंप, किसी बड़े खतरे का संकेत है? जी हाँ, ये जब प्रमादी संवत्सर शुरू हुआ है और ये लगभग 1 वर्ष तक रहेगा भी, और इस 1 वर्ष के अंदर कई बार छोटे बड़े झटके हम महसूस करेंगे। तो जो हम लोगों का आकलन है और जो इस वक्त सेस्मोलॉजिस्ट्स का आकलन है, वो एक ही सी बात कह रहा है। यहाँ पर एक बड़ी फॉल्ट लाइन गुजरती है और इस वक्त की जो स्थिति बनती है, यहाँ पर जब प्रमादी संवत्सर शुरू हुआ है, उसका राजा है बुध, उसका मंत्री है चंद्रमा, और जो शनि मंगल चंद्रमा का योग बन रहा है, और जिस प्रकार से 2 ग्रहण 1 महीने के भीतर अभी दिसंबर में पड़े थे, उसके बाद फिर जून जुलाई में आएंगे, ये इस बात का प्रबल संकेत है कि धरती के भीतर प्रेशर भी बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगी और उससे निश्चित रूप से भूकंप आएंगे। और ये जो मुरादाबाद फॉल्ट लाइन है, इसके लिए यह जो कालाडूंगी फॉल्ट लाइन है, इस पर कोई बड़ा भूकंप आएगा, इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, मानसिक रूप से भी, और जो भूकंप आने पर हम लोगों की एक्टिविटीज होनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। और इस क्षेत्र में जो बिल्डिंग्स बने, जो उसके नक्शे पास किए जाएं, वो भी बहुत सोच समझ कर किए जाएं, क्योंकि बहुत हाई राइज बिल्डिंग इस फॉल्ट पर यदि बनती हैं तो ये नुकसानदेह सिद्ध हो सकती हैं। तो भूकंप अभी आएंगे, कई आएंगे। गुरुजी, जो कल हमने भूकंप के झटके महसूस किए, हालांकि 3.5 तीव्रता आंकी गई है, जो भविष्य में भूकंप के अनुमान लगाए जा रहे हैं वो तो 7.5 और 8.5 तक के लगाए जा रहे हैं। मतलब क्या हम ये समझें कि कोई बड़ी तबाही, कोई बड़ा खतरा? जी हाँ, बिल्कुल, और इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि ये जो अभी 13 महीने तक की स्थिति जो बनी हुई है बृहस्पति की और शनि की, और अभी तो ये मंगल है ही, तो निश्चित रूप से हमें इस प्रकार के ट्रिमर्स के लिए या किसी बड़े खतरे के लिए तैयार रहना होगा। और दूसरा, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो जो हमको आकाशीय लक्षण मिलते हैं या जो जमीनी पृथ्वी के जो लक्षण मिलते हैं, उसके अनुसार भी ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी पे कंपन अभी बहुत ज्यादा होंगे और हमें किसी एक या 2 बड़ी घटनाओं के लिए 1 वर्ष के भीतर तैयार रहना होगा। ऐसे बड़े स्पष्ट संकेत है।
गुरुजी, एक सवाल और आपसे करूंगी। हालांकि पूजा भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन गुरुजी, मुझे ये समझाइएगा, देश में ही नहीं सिर्फ दुनिया भर में जिस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा है, ये हम सब जानते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग संक्रमित हैं, 1 लाख से ज्यादा मौत हो गई हैं। क्या इस बीमारी को, इस महामारी को, इस भूकंप से, इस तबाही से जोड़कर देखा जाना चाहिए? जी हाँ, देखिए, ग्रह योग जो इस वक्त चल रहे हैं वो उसी प्रकार से चल रहे हैं। पिछले वर्ष 6 अप्रैल 2019 को जब मैं संवत्सर की चर्चा कर रहा था, तो उस चर्चा में भी मैंने कहा था, ये यूट्यूब वीडियो है भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो। तब भी मैंने इस बात को कहा था कि ये जो ग्रह योग बन रहा है, खास तौर से ये जो सूर्य, चंद्र और पृथ्वी का 2 बार बहुत जल्दी जल्दी एक लाइन में आना हुआ है, ये इस बात का बहुत स्पष्ट संकेत है। कोई दैवीय घटनाएं होंगी, कोई महामारी फैलेगी, भूकंप जैसी स्थिति बनेगी और जनता में बहुत रोष होगा, आतंकवादी घटनाएं या छोटे युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। और जिसमें ये जो हमारा इलाका है, कश्मीर का इलाका है, हिमाचल का इलाका है, या जो उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र है, तो हिमालय का जो मध्य क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं इसके कारण बनेंगे। तो जितनी जो दैवीय आपदाएं आएंगी वो इस क्षेत्र में होंगी, या फिर उसके एपिसेंटर्स इस क्षेत्र में होंगे, जिसकी वजह से आगे जो तबाही है वो बड़ी होगी। उधर इतनी बड़ी ना हो, लेकिन जो दिल्ली और मुरादाबाद फॉल्ट लाइन वाला इलाका है, इसमें तबाही बड़ी हो सकती है। लेकिन यदि लोग अलर्ट हैं तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी तो हमारे देश पर हमेशा प्रभु की सीधी दृष्टि रही है, और आपने देखा भी होगा कोरोना वायरस में, जहां पूरा विश्व इस त्रासदी को से परेशान हो गया, हमने इसे कितने आराम से झेला है। तो प्रभु की बड़ी दृष्टि है, तो इसलिए ऐसी कोई चिंता की बात भी नहीं है। अगर आपने इस बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं गुरुजी, तो ये जाहिर तौर पर आप जानते होंगे कि इससे बचाव के या इसके लिए उपाय के क्या कुछ हम कर सकते हैं। जो भी हमारे सामर्थ्य के हिसाब से हो, आप इस पर भी गाइड कीजिएगा। मैं आऊंगी आपके पास। समाधान क्या कुछ हो सकता है, ये फिलहाल अपने व्यूअर्स को बताना बेहद जरूरी हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो बड़े खतरे के बारे में जानकर, बड़े संकट के बारे में जानकर, वो भी तब जब कोरोना का संकट पहले से देश में है, तो लोग डर जाएं। उसके समाधान के लिए आऊंगी आपके पास में। फिलहाल पूजा भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। पूजा, पहले से कोरोना को लेकर देश परेशान है, संकट की स्थिति है। कोरोना के खिलाफ एक तरीके से युद्ध देश भर में छिड़ा हुआ है, और देश का ही मैं क्यों कहूं, पूरी दुनिया में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में भूकंप का आना, हालांकि लोगों ने अलग अलग तरीके से इस पर जोक्स भी बना दिए, अलग अलग तरीके से अपनी लाचारी, मजबूरी भी बता दी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, कि एक तरफ तो लॉकडाउन है, घर से निकल नहीं सकते, ऊपर से भूकंप आ जाए तो घरों में रहे कैसे? सबसे पहली बात है कि निगम की बात बात बनता है, साफ बनता है, तो रावण पूजा, आपसे दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है, उसे ठीक करने की हम कोशिश करते हैं, फिक्स करते हैं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। गुरुजी का रुख कर लेती हूँ। गुरुजी, बड़े खतरे की बात आपने की, उसके संकेत भी दे दिए। पहले से दुनिया भर में क्या कुछ हालात हैं वो हम जानते हैं, लेकिन समाधान इसका क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान यही होगा। दूसरी चीज ये है कि जो भी बिल्डिंग बने, भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनती हैं। हमारे जो सिविल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स डेवलप की हैं, और दुनिया में अनेक जगह भूकंप के समय में ऐसी बिल्डिंग्स को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, या बहुत माइनर सा हुआ, और जाने आराम से बच गई हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स को डेवलप करने की बहुत जरूरत है, उसके सर्टिफिकेशन देती है गवर्नमेंट। अभी भी ऐसे नियम हैं भारत के अंदर
अंदर और उस पर उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष तो है ही अच्छा मतलब खराब है भूकंप आदि के लिए। आने वाले 2 वर्षों में भी ऐसी भय की स्थिति लगातार बनी हुई है, तो 3 वर्ष तो है ही है। मतलब तो आप कह रहे हैं गुरुजी, आप कह रहे हैं 2020, 2021 और 2022 ऐसी ही मुश्किलों से जूझना पड़ेगा हम लोगों को। 22, जी हाँ जी, ये धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थिति अच्छी नहीं है। और जरा सा भी एपिसेंटर चेंज होता है तो किसी भी इलाके में तबाही कर सकता है। तो हमारा कंसर्न केवल दिल्ली नहीं है, पूरा देश है, बल्कि पूरा विश्व है। हम तो उस धर्म को मानते हैं। तो पूरे देश में इस प्रकार से बिल्डिंग्स बननी चाहिए और स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन होना चाहिए। खासतौर से जहां हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं वहां इस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए बिल्डिंग्स बनाने का कि वो भूकंप के झटकों को आराम से झेल सके। 6.5, 7 तक भी बड़े आराम से झेल सके। ऐसे सिस्टम्स हैं, हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है। और दूसरी चीज ये है, स्कूल्स में ट्रेनिंग हो। सिविल डिफेंस हमारे यहाँ है, सिविल डिफेंस के लोग हमारे अक्सर ट्रेनिंग्स देते हैं जगह जगह पर। तो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि भूकंप आने पर कैसे छिपा जाता है, कैसे पैनिक से अपने आप को बचाया जाता है, किस प्रकार से सामान ऐसा रखा जाता है कि वह भूकंप के समय गिरे ना, हम आसानी से उसको हम पार करके बाहर निकल आए। तो ये सब संभव है। गुरुजी आप रहिएगा हमारे साथ, चूंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगी आप रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ आप इस बीच प्रशांत कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। और उनके जरिए पहले से ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि 11 तारीख को दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। मैं उनसे कनेक्ट होंगी तो उनसे पूछूंगी कि किस तरीके से पूर्वानुमान लगाया जाता है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है, आपने इससे पहले जाना कि वैज्ञानिक अब किस तरीके का दावा इस भूकंप को लेकर कर रहे हैं और इससे पहले किस तरीके का दावा उनके जरिए किया गया था। लेकिन आने वाले दिनों में भूकंप दिल्ली के साथ साथ किन और राज्यों में भयंकर तबाही मचा सकता है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। भारत में लगातार आ रहे भूकंप के झटके जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं, इसके कितने हिस्सों में से बांटा गया है, कैसे डिवाइड किया गया है और कौन कौन से राज्य किस जोन में आते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं कि कैसे भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं और कैसे इसका खतरा बना हुआ है। कितने जोन होते हैं। भारत जोन 2 से जोन 5 तक 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अब इन हिस्सों को बांटा किस सोच और समझ के जरिए गया है वो जानिए। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ये जो जोन्स में बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है। सबसे कम खतरे वाला जो जोन है वो है जोन 2 और सबसे ज्यादा खतरे वाला जो जोन है वो 5 है। अब अंदाजा आप लगाइए कि 3 और 4 ये बीच के वो जोन है जहां पर खतरा थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम हो सकता है। जोन 2 ये वो इलाके हैं जिसमें तमिलनाडु है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और हरियाणा के कुछ हिस्से हैं। मतलब यहाँ खतरा कम है, यहाँ कम तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं और नुकसानदेही कम होगा। अब जोन 3 की बारी। केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, यूपी और एमपी का कुछ हिस्सा ये जोन 3 में है। मतलब 2 से अगर आगे बढ़ जाएंगे 3 में तो थोड़ा ज्यादा खतरा, लेकिन इसके बाद जो राज्यों का जिक्र हम करने वाले हैं वहां पर खतरा ज्यादा है। जोन 4 समझिए मुंबई जो कि पहले से कोरोना के चलते परेशान है, लाचार है। दिल्ली महानगर जो कि हम बार बार कह रहे हैं, दिल्ली और मुंबई का हाल बेहाल है कोरोना के चलते। और अब आगे आने वाले टाइम में यहां पर भूकंप भी तबाही मचा सकता है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जो इलाके हैं वो, और इसके साथ साथ बिहार नेपाल सीमा के इलाके जोन 4 में शामिल हैं। अब तक जोन 4 को आपने जाना जहां खतरा इस तरह सीढ़ी दर सीढ़ी लगातार बढ़ रहा है। जोन 2 के बाद जोन 3 आपने जाना, जोन 4 आपने जाना, जहां रुक रुक कर भूकंप आते रहते हैं और आगे आने वाले भविष्य में जो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। और अब सबसे ज्यादा खतरा किन इलाकों में है, जोन 5 के जरिए हम आपको बताएंगे। भूकंप के लिहाज से ये सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके हैं। इसमें गुजरात का कच्छ इलाका आता है, उत्तराखंड का एक हिस्सा आता है और पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य इसी में शामिल हैं। मतलब साफ है कि इन इलाकों में जब भी भूकंप आता है तबाही मचाकर ही जाता है।
जिन लोगों ने कल हल्के झटके महसूस किए भूकंप के, अगर वो इन 3 से 4 जोन में बांटे गए इन इलाकों को जानेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से खतरा अभी भविष्य में भी बना हुआ है और किस तरीके से खतरे से निपटने की तैयारी होनी चाहिए। और इसीलिए खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ गुरुदेव हैं, पवन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रशांत कपूर फेमस एस्ट्रोलॉजर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आपने पहले से पूर्वानुमान लगाया था, आपके मुताबिक 11 तारीख को भूकंप के झटके महसूस किए जाने थे। हालांकि वो एक दिन आगे बढ़ गया, लेकिन ये झटके आएंगे, इसका पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है? और ये भी दावा कर रहे हैं वैज्ञानिक कि ये तो हल्के झटके थे, इससे ज्यादा और बड़े झटके जो कि तबाही ला सकते हैं आगे आने वाले भविष्य में होंगे। प्रशांत, आवाज मिल रही है आपको? दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूजा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, कल के भूकंप के झटकों के बाद लगातार अब ये अनुमान और ये कयास लगाए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के जरिए, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के जरिए, कि अब बड़े झटके भूकंप में आने वाले दिनों में महसूस किए जाएंगे, जिससे बड़ी तबाही भी हो सकती है। क्योंकि जब तक मंगल ग्रह के साथ मकर राशि में पृथ्वी के साथ है, मंगल अपनी खुद की राशि में है और शनि अपनी खुद की राशि में है, और मंगल और शनि दो ऐसे प्रबल ग्रह हैं, जब वो प्लैनेटरी वॉर में रहते हैं तो उस टाइम में मंगल जो कभी भी प्लैनेटरी वॉर में नहीं हारता। और ऐसे में आने वाली अमावस्या के आसपास, यानी कि 23 अप्रैल से हम हमारे यहाँ पे भूकंप आने की आशंकाएं है, और हो सकता है कि बहुत हाई रेट का भूकंप आए। मतलब पूजा बता रही है कि जो ग्रह दशा चेंज होती है, बदलती है, उसकी वजह से इस तरीके के हालात आते हैं। प्रशांत, आपके पूर्वानुमान में क्या बात सामने आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? प्रशांत, चूंकि आपने पहले से ये पूर्वानुमान लगाया था कि 11 तारीख को भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, अब भविष्य में किस तरीके का अनुमान आपका है? भूकंप का बिकॉज उस समय 3 जो भी हमारे बेनिफिट प्लैनेट थे वो नीच के चल रहे थे उस टाइम पे, तो ये इंडिकेशन था कि ये भूकंप होगा। एंड आगे की जो भी कैलकुलेशन होगी इसके ऊपर भी हम कैलकुलेशन करेंगे कि आगे क्या होगा और आगे किस तरीके से कब कब भूकंप हो सकते हैं, उसका अनुमान लगाया जा सकता है पहले से ही। तो मैं अभी इस टाइम पे ये कहना ठीक नहीं होगा कि आगे के भी अनुमान लगाए जा चुके हैं हमारे द्वारा। अनुमान लगा सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि गुरु पवन सिन्हा जी हमें बता रहे थे कि इंतजाम पहले से रहें, अगर हम उतने ज्यादा अटेंटिव रहें तो बड़े नुकसान को बिल्कुल से हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसे कम जरूर किया जा सकता है। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं तो एहतियात रखिएगा, जरूरी मानकों का ध्यान रखकर ही वो बिल्डिंग्स बनी हो। साथ ही साथ बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है यूट्यूब पर भी कि भूकंप आए तो किस तरीके से बचें। आप भी अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। और साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत कपूर हमारे साथ जुड़े थे, और साथ ही साथ पूजा भाटिया